नमस्कार, मैं रविश कुमार। उत्तर प्रदेश की राजनीति का तिलिस्म टूट गया है। यूपी को यूपी वाला ही समझ सकता है, इसके क्षेत्रीय नेताओं को कोई नहीं हरा सकता। यूपी की राजनीति ने इस धारणा को मजबूत किया कि राष्ट्रीय राजनीति में गठबंधन की राजनीति ही चलेगी कई दशकों तक। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अमित शाह ने इसे ध्वस्त किया, फिर 3 साल बाद 2017 में दोबारा से ध्वस्त किया है। यूपी को गुजरात पसंद है या यूपी को मोदी और अमित शाह पसंद है, पता नहीं किसी ने यह नारा क्यों नहीं लिखा, लेकिन यूपी ने अपनी तरफ से यही लिखा है। यूपी को समझकर भारतीय राजनीति को समझने वाले कंफ्यूज हो गए हैं। फिलहाल यही लगता है कि यूपी को अमित शाह से बेहतर कोई नहीं जानता और यूपी प्रधानमंत्री मोदी से बेहतर किसी को नहीं पहचानता है। कांग्रेस और मोदी से पहले बीजेपी, बसपा और सपा में फंसी यूपी में अपने लिए रास्ता बनाने का तरीका खोज नहीं पाई। कई साल लग गए उसे भी। मोदी और शाह ने 3 साल के भीतर 2-2 बार इन दलों को किनारे लगा दिया। कांग्रेस गठबंधन करने के बाद भी 28 सीटों से घटकर 6 पर आ गई। बीजेपी की सहयोगी अपना दल 9 सीटें लेकर कांग्रेस से ऊपर पहुंच गई है। 11 सीटों पर लड़कर अपना दल ने 9 सीटों पर जीत हासिल की है। उसका स्ट्राइक रेट कांग्रेस से भी बेहतर है। जाट वोट के नाम पर बीजेपी को डराने वाली राष्ट्रीय लोकदल को अब एक ही सीट छपरौली में मिली है। बीजेपी ने 2014 में 300 से अधिक सीटों पर बढ़त हासिल की। 3 साल बाद 324, 25 पर जीत मिली है। 62 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार 50,000 से ज्यादा वोट से जीते हैं। यह जनादेश सिर्फ यूपी का नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज के लिए भी है। 2019 से पहले उन्हें जनता ने अपनी तरफ से थैंक यू नोट भेज दिया है। यूपी की जनता ने यूपी की इस जीत की कहीं कोई समानता नहीं मिलती है। एक मामले में इसकी बिहार से तुलना की जा सकती है। नीतीश कुमार ने वहां अति पिछड़ा और महादलित की राजनीति की खोज की और घनघोर तरीके से उसे गढ़ा। यही एक पैटर्न यूपी में बीजेपी के साथ दिख रहा है। बीजेपी की इस जीत से एक लाभ उस तबके को मिलेगा या मिलना चाहिए जो यादवों और जाटवों के वर्चस्व की राजनीति के कारण नहीं प्राप्त कर सका था। गैर यादव, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को भी सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी। उनके भीतर से भी सत्ता के लाभार्थी वर्ग पैदा होंगे। जब तक यह भूख बनी रहेगी, बीजेपी यूपी में राज करेगी। जैसे ही वर्चस्व के रूप में अति पिछड़ा कायम होगा, राजनीति इसे भी चुनौती देगी। फिर कोई नया समीकरण बनेगा, नया नेता सामने आएगा। फिलहाल यह समीकरण और नेतृत्व दोनों बीजेपी के पास आ गया है। बीजेपी के नेताओं ने बार बार कहा है कि ब्राह्मण बनिया की पार्टी अब गरीब और अति पिछड़ों की पार्टी बन गई है। इसके बाद भी बीजेपी को इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिलती अगर उसे सभी वर्गों से व्यापक समर्थन नहीं मिलता। 325 की कामयाबी में सब शामिल होंगे ही। बीजेपी ने अपने लिए जीत हासिल की है, लेकिन हारने वालों को राजनीति को समझने की चुनौती पेश की है। हार जीत होती रहती है, लेकिन यह वो जीत है जिसके सामने हारने वाला बिफर गया। अखिलेश यादव और मायावती की बातों से लगा कि वो हार देख तो पा रहे हैं, मगर हार का कारण समझ नहीं पा रहे। कभी अपने विकास से उनका यकीन उठ रहा है, तो कभी ईवीएम मशीन से। 1980 के बाद से किसी पार्टी को इतना बहुमत नहीं मिला। 27 साल का पूरा राजनीतिक अनुभव और विश्लेषण बीजेपी की इस जीत से बदल जाता है। यह जीत इतनी बड़ी है कि उत्तराखंड में ही बीजेपी की अपनी बड़ी जीत पर भारी पड़ती है। मणिपुर और गोवा में भी बीजेपी चाहे तो सरकार बना सकती है, मगर वहां कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। उमा भारती ने सुबह बात करते हुए एनडीटीवी से कहा कि प्रधानमंत्री एक नई आर्थिक संस्कृति विकसित कर रहे हैं, जहां अमीर और गरीब का झगड़ा नहीं है, मगर गरीब का चेहरा सबसे आगे है। वो एक ऐसी जनता तैयार कर रहे हैं जो सरकार पर आश्रित ना हो, अपने पैरों पर खड़ी हो सके। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की विचारधारा और प्रधानमंत्री की विकास की नीतियों की जीत है। पहले 2 चरण के चुनाव के बाद उन्होंने कहा था कि बीजेपी 125 में से 90 सीटें जीतेगी, लेकिन लोगों ने कहा कि यह कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मगर 125 में से 115 सीटों पर पहले 2 चरण में बीजेपी ने जीत हासिल की है। ये वो दौर है जब जाट मतदाताओं के कारण बीजेपी को चुनौती मिलती हुई दिख रही थी। एकमात्र कारण नरेंद्र मोदी सरकार का परफॉर्मेंस, नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश के गरीबों ने जो श्रद्धा रखी है, देश के गरीबों में जो श्रद्धा उत्पन्न हुई है, और एक बहुत बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। आज पूरे देश का गरीब नरेंद्र मोदी जी को आशा के साथ देख रहा है। 2.5 साल में ही इस देश के गरीब के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का जो प्रयास हुआ है, जो गरीब कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मेरे घर में शौचालय आएगा, मेरे घर में बैंक अकाउंट आएगा, मेरे घर में बिजली आएगी, मेरे घर में धुआं निकलकर गैस का चूल्हा आ जाएगा, एलपीजी आ जाएगा। हर बड़े नेता की जबान पर गरीब शब्द है। इस व्यापक और अभूतपूर्व जीत के क्षण में भी बार बार गरीब है। बीएसपी 19 सीटों पर पहुंच गई है। 1989 में जब पार्टी ने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था तो 13 सीटें पाई थी। जिस बीएसपी को राम जन्मभूमि के दौर में बीजेपी को हराने का गौरव प्राप्त हुआ,
तब बीएसपी कहती थी मिल गए मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। 27 साल बाद बीजेपी ने मुलायम और कांशीराम की बनाई पार्टी को हवा में उड़ा दिया है। राजनीति का न्याय भी प्रकृति के न्याय की तरह होता होगा। शायद बसपा के 5 साल उसके पास थे सोचने के लिए, वक्त मिला जो उसे वो सोच नहीं पाई। अमित शाह को यूपी को समझने के लिए बहुत कम वक्त मिला। 2013 से 17 4 साल में वो 2 बार जीत गए। हर जाति वर्ग में बीजेपी को भयंकर समर्थन मिला है। अनुसूचित जाति बहुल विधानसभाओं में 84% सीटें बीजेपी को मिली हैं। ओबीसी बहुल विधानसभाओं में 78% बीजेपी सीटें जीती है। जाट बहुल 90% सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और यादव बहुल 65% सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। शहरी क्षेत्रों की 82% सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। कहा जाता है कि ये शहरी पार्टी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की 80% सीटों पर बीजेपी जीत गई है। एक तरह से देखें तो 2017 का मोदी वेव 14 के मोदी वेव से भी बड़ा हो गया है। 2014 में बीजेपी को 337 सीटों पर बढ़त मिली थी, लेकिन सपा कांग्रेस को गठबंधन को मिलाया तो 310 सीटें थी। नतीजा क्या आया? बीजेपी को 324 सीटें मिली। 2014 की तुलना में इस बार 14 नए सीट अतिरिक्त सीट मिल गई है। नए पैमाने से अगर यूपी को नहीं देखा गया तो इन महाजनादेश के साथ नाइंसाफी होगी। अनुसूचित जाति के मतदाताओं में से 41% ने बीजेपी को पसंद किया। बीएसपी को सिर्फ 25% अनुसूचित जाति के मतदाताओं ने पसंद किया है। जाट मतदाताओं में से 45% ने बीजेपी को पसंद किया है, 21% ने बसपा को और 22% भाजपा को। यादव मतदाताओं में से 38% बीजेपी को पसंद किया है उन्होंने, 32% सपा कांग्रेस को और 22% यादवों ने बीएसपी को भी दिया है। जनरल मतदाताओं में से 44% बीजेपी को, 24% सपा को और 21% बीएसपी को। यह आंकड़ा बता रहा है कि यूपी की राजनीति में जाति की कोई एक घेराबंदी गोलबंदी नहीं है, ना कास्ट है, ना कोर कास्ट है, ना मिसलेनियस कास्ट है। तो हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ अमिताभ सिन्हा हैं, शिवम विज हैं और प्रशांत झा हैं। शिवम विज हफिंगटन पोस्ट से जुड़े हुए हैं और प्रशांत झा जुड़े हुए हैं हिंदुस्तान टाइम्स से। हम बात करेंगे, हम इस सेगमेंट में बात करना चाहते हैं कि एक बीजेपी के विकल्प के तौर पे रणनीति उभरी थी गठबंधन। वो इस चुनाव में खारिज हुआ। नीतीश कुमार कहते हैं महागठबंधन नहीं बना। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी क्या राय है कि क्या बीजेपी का विकल्प हमेशा गठबंधन की राजनीति में ही हो सकता है क्या विरोधियों के पास? कई बार लगता है कि ये विरोधियों के लिए एक सस्ता और आसान सा रास्ता हो गया है जो जनता अब समझ गई है। रवि जी, आपकी बात से जो मुझे स्पष्ट लग रहा है कि आप शायद गठबंधन की बात को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो उल्टा कहता हूं, गठबंधन के कारण ही भारतीय जनता पार्टी जीती है। लेकिन ये गठबंधन राजनीतिक दलों का नहीं था, ये गठबंधन जातीय समीकरणों का जो कहते हैं इंद्रधनुषी गठबंधन है। और ये गठबंधन भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देगा। इस गठबंधन में देश हित सर्वोपरि है और गरीबों का हित सर्वोपरि है। आपने एक अंडरलाइनिंग स्टेटमेंट दिया है ये कहते हुए कि गरीबों की सब बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं। मैं आपको आशा से ये कह रहा हूँ कि 2024 का जब चुनाव होगा तब गरीब शब्द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि 70 सालों में सिर्फ गरीब को बेचा गया है। और अब गरीबों की बात करके जब नरेंद्र मोदी जी और ये भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय सरकार है जब आगे चल रही है तो वो क्रियान्वयन के रूप में दिखा रही है, क्रियान्वित करेगी वो चीज़ें जिससे कि गरीब आश्रित न रहे, वो आत्मनिर्भर होकर गरीब की श्रेणी से बाहर निकलेगा। और 2024 का चुनाव, मैं 2019 का चुनाव नहीं कर रहा हूँ, 2024 का जो चुनाव आएगा उसमें भारतीय परिदृश्य से जैसे पश्चिम में गरीब शब्द नहीं होता है, भारत में भी गरीब शब्द नहीं। अमेरिका में 15% लोग अभी भी गरीब हैं। नहीं तो गरीब की परिभाषा, प्रोफेसर पढ़ाते हैं वो गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी की परिभाषा, गरीबी की परिभाषा बदलेगी। कहीं भी गरीबी समाप्त नहीं हुई दुनिया में। गरीब ये दो बात आपका महत्वपूर्ण है कि आप गरीब को ही नहीं रेखांकित कर रहे हैं, बल्कि आप ये भी कह रहे हैं कि हम करने वाले हैं और हम करेंगे 2024-19। मतलब आप अपनी उस प्रतिबद्धता को छोड़ नहीं रहे हैं, तब भी जब आपको जीत मिली है। सुरजेवाला जी, राहुल गांधी ने बार बार इस गरीब शब्द को उठाया और घेरने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी गरीबों के नेता नहीं हैं, लेकिन वहां सबसे ज्यादा विश्वसनीय नेता के रूप में वही उभरे हैं। तो आपका गरीब नहीं चला और आपका गठबंधन की राजनीति नहीं चला। क्या आपको नहीं लगता कि इस आसान रास्ते को अब छोड़ देना चाहिए गठबंधन की राजनीति को? कोई मौलिक रास्ता, मौलिक मुद्दा और अपने भीतर परिवर्तन करना चाहिए जिससे लोगों को लगे कि हाँ, अगर कोई उसे विकल्प की तरफ देखना भी है और दिखे भी तो वो थोड़ा नया लगे और विश्वसनीय लगे पहले से कहीं भी।
रवीश जी, आप सबसे पहले तो पंजाब के साथ आप चर्चा कर रहे थे गोवा और मणिपुर की। मैं सिर्फ ये बता दूं कि गोवा और मणिपुर में भी पंजाब के साथ साथ यानी 3 राज्यों में कांग्रेस सरकार बना पाएगी। अब ये लगभग स्पष्ट है और ये सबने मान भी लिया है। 2 प्रांत हम हारे, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रांत है। मेरे आदरणीय साथी को सबसे पहले मुबारक, भारतीय जनता पार्टी को भी मुबारक, आदरणीय मोदी जी को भी मुबारक। ये सच है कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन, अखिलेश जी और राहुल गांधी जी ने जो एक नई राजनीति का पदार्पण करने का प्रयास किया और 10 बिंदु विकास के लेकर आए, धर्म और जाति से अलग होकर, वो उनको स्वीकार नहीं किया और मोदी जी को स्वीकार किया। हाँ। हम शर्तिया अपने अंतर्मन में झांकेंगे, समीक्षा भी करेंगे। मेरा ये भी सवाल देखेंगे कि सुरजेवाला हम जी ये कहाँ था लोगों कि की आप आकांक्षाओं एक पर खरा आसान नहीं रास्ता उतर पाए। ढूंढ रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी की राजनीति का या उनके काम पर सवाल उठाना है तो जनता के बीच सीधे जाकर भिड़ने का, विश्वसनीय तरीके से भिड़ने के अलावा आप कोई गठबंधन कर लीजिए, किसी से भी हाथ मिला लीजिए, ताकि वो अंत में गठबंधन तो कर लेते हैं लेकिन जो बुनियादी सवाल खड़े होते हैं या बीजेपी जो चुनौती पेश करती है वो फिर भी रह जाते हैं, क्योंकि गठबंधन के भी अपने बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं। तो कब तक आप ये सस्ता रास्ता और आसान वाला रास्ता चुनते रहेंगे? आपने वाज़ेह फरमाया, पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं, हमने पंजाब का, गोवा का, मणिपुर का चुनाव अपने बलबूते पर लड़ा। हम गुजरात हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, केरल हो, ये सारे प्रांत जो हैं, असम हो, पश्चिम बंगाल में इस बार गठबंधन हुआ, हम सब अपने बलबूते पर लड़ते हैं। तो कहीं कहीं जहां कांग्रेस बहुत देर से अपनी पकड़ नहीं बना पाई, एक विशेष परिस्थिति, 27 साल से हम सत्ता से यूपी में बाहर हैं, मैं असहमत नहीं कि हमें अपने आप को और मजबूत करने की आवश्यकता है। कांग्रेस को यह लगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगी तो एक नया विकल्प तैयार कर पाएंगी। हम उसमें कामयाब नहीं हुए। हम सर झुकाकर उस जनादेश को मानते हैं। हम जरूर देखेंगे कि हमसे कहां कमी रही और अपने आप को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। लोगों की आकांक्षाओं पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे, उनकी आवाज बनने की कोशिश करेंगे और सकारात्मक सहयोग भारतीय जनता पार्टी को उस एजेंडा को पूरा करने के लिए जो विकास का एजेंडा और वायदे मोदी जी ने किए हैं उसमें सहयोग भी देंगे। ठीक है प्रशांत, आपको घूमते समय कहीं लगा गरीबों के बीच में कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी, अगर उमा भारती के उस शब्द को हम लोग सुबह भी इस्तेमाल कर रहे थे कि इनके बीच से कोई कार्ल मार्क्स उभर रहा है, कहने का मतलब है कि कोई एक ऐसा नेता उभर रहा है जो ज़्यादा विश्वसनीय तरीके से गरीबों के बीच एक उम्मीद पैदा कर रहा है और साथ साथ पहले वो काम भी कर रहा है, जैसे गैस का सिलेंडर बटा या जो भी योजनाएं, बिना योजनाओं के तो 2.5 साल में लोगों का इतना यकीन तो नहीं हो सकता है ना, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, मैं जब नोटबंदी का निर्णय हुआ उसके बाद जब मैं उत्तर प्रदेश घूम रहा था, खास करके पूर्वांचल में, तब मुझे ये समर्थन दिखा, तब गरीबों में भी दिखा और उसके मुझे 2-3 मुख्य कारण लगे। एक ये था कि मोदी जी ने जो कहा वो उन्होंने किया, उन्होंने काले धन को टैकल किया, उन्होंने काले धन के समस्या को समाधान किया। दूसरा था कि नहीं, हम परेशान हैं, वो लोग मान रहे थे, पर हमसे ज़्यादा परेशान अमीर हैं। ये हमारा आदमी है, ये ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है, हमारी बात समझता है, अमीर से लड़ रहा है। ये एक जो क्लास का हम जो एसोसिएट करते थे भाजपा को क्लास से भी, वर्ग से भी, एक वर्गीय परिवर्तन भाजपा के चरित्र में उस पॉइंट से लग रहा था। और तीसरा एक ये भी एक सेंटिमेंट हम लोग पकड़ पा रहे थे तभी कि जो इससे फायदा होगा देश को, वो फायदा इवेंचुअली गरीबों को मिलेगा। वो या तो धन ट्रांसफर होगा या उससे गरीबों में इन्वेस्टमेंट होगा। ये नवंबर की बात मैं कह रहा हूँ। दिसंबर तक आते आते ये ऊर्जा, ये उत्सुकता कम हुआ था इस निर्णय को लेके। तभी भी मोदी जी के प्रति आक्रोश नहीं था, ऊर्जा नहीं था, पर आक्रोश भी नहीं था। ये अब इस चुनावी दौरान में हमें इस प्रकार का हवा तो नहीं दिखा गरीबों के बीच, पर ये हमारी कमजोरी है कि हमें नहीं दिखा, क्योंकि हवा तो सही। पर ये गरीबों में इन्होंने ये भाजपा का एक सोशल एक्सपेंशन, हम बहुत नॉन यादव ओबीसी की बात करते हैं, सोशल एक्सपेंशन कास्ट के हिसाब से तो हुआ ही है। हमारे डेटा है उसके हिसाब से तो यादव जाटव सबने बीजेपी को दिया है, मतलब सबने अपने अपने नेताओं को छोड़कर एक बीजेपी को दिया है लोकसभा की तुलना में। मैं यही कहूंगा कि सोशल एक्सपेंशन के साथ ये क्लास एक्सपेंशन भी हुआ है।
अमिताभ जी, आपने और शिवम ने अच्छा कुर्ता पहन लिया और सफेद वाला, मैं यही पहन के सुबह से बैठा हूँ। इसका मतलब आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको बधाई है। नहीं, अच्छा लग रहा है इसलिए बोल रहे हैं। नहीं, धन्यवाद। अच्छा लग रहा है, ये ठीक है। आपका स्नेह है शायद। मैं अभी इस बात पे जरूर दोबारा बोलना चाहूँगा कि भारतीय राजनीति अब एक नई दिशा ले रही है, और ये जो जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, इससे ऊपर उठ के देश को एक इकाई के नाते जो देखने की मानसिकता और जो एक स्वीकार्यता बढ़ रही है इस मानसिकता की, ये 2019 के चुनाव का प्रिल्यूड है। और वहाँ पर ये जो विषय बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल इश्यूज जो नेशनल इंटरेस्ट में है वही बनेंगे। और इसका आपने भी डेटा दिखाया, और ये अब सर्वविदित है कि इस तरह से जो झूठे वादे करके या किसी तरीके से बरगला के और उसको ये कहते हुए कि हम तो तुम्हारे लिए खड़े हैं, तुम ये हमारे साथ रहो वरना तुम्हारे ऊपर में खतरा है, इस तरह की जो ये भय का माहौल, फियर साइकोसिस क्रिएट करते हुए उनको अपने जेब में रखना, ये अब समय लदा है। और ये एक न्यू पॉलिटिक्स है, न्यू जो जिसको मैं हमेशा अभी पहले भी मैंने कहा, जैसे कि स्यूडो पॉलिटिक्स भी मैं इसको कहूँगा, क्योंकि पहले रियल पॉलिटिकिंग हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते थे, मतलब होता था कि जाति की बात कर लो या वहाँ के स्थानीय बात कर लो उनके साथ में, और वो रियल पॉलिटिकिंग है। अब रियल पॉलिटिकिंग जो है वो नए विषयों में यदि आप देखें तो वही रियल पॉलिटिकिंग है जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड होगा। और जैसा अभी नोटबंदी के बारे में भी कहा, नोटबंदी तो एक क्रांतिकारी कदम थी, और वो इसलिए नहीं दिख रहा था लोगों को क्योंकि वो अंदर में चला गया था भारतीय जनमानस में, और इसीलिए लोगों ने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको मुद्दा नहीं बनाया। मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं थी, वो तो लोगों के दिल में घुस चुका था। उसके अलावा सिर्फ नोटबंदी नहीं, साथ में जितने भी केंद्रीय सरकार के नरेंद्र मोदी जी के जो कदम थे, उन्होंने जो कहा वो किया को उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की अपने थोड़े समय में, उसका सीधा नतीजा है जो आज डेटा दिखा रहा है कि हर जाति और हर धर्म और संप्रदाय के लोगों ने भी इस भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जो बहुमत दिया है। क्या हुआ होगा जमीन पे अगर ये कई बार बीजेपी के काउंटर में उसको रोकने के लिए एक सेकुलर अलायंस की बात की जाती है, पर मुझे लगता है कि वो काम, मुद्दे अपने अंतर्विरोधों का या नेता का जवाब ना देकर वो सिर्फ एक समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं जो पूरी तरह से बिखर गया है। मतलब आप किसी भी सेगमेंट में देख लें, अगर वो देखें तो अगर अनुसूचित जाति के वोट को देखें तो पता चलता है, हालांकि मायावती ने 1% ज़्यादा वोट गेन किया है, सपा ने भी 1% ज़्यादा वोट गेन किया, लेकिन इसके बाद भी वो पूरा बिखर गया है। बीजेपी का जो समर्थन है तो घिस गया ये सेकुलर राजनीति का मुहावरा। नहीं, देखिए रवि जी, सक्सेस हैज मेनी फादर्स। जीत के कई बाप होते हैं, पर ये तो लगातार जीत रहे हैं ना। हाँ, नहीं, जीत के कई बाप होते हैं। और अगर आप देखें बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है यूपी में आज, वो 2014 की तरह है, बिल्कुल बिल्कुल करीबन करीबन वही सेम है। नंबर्स भी, स्प्रेड भी, और जो आप कह रहे हैं सब जातियों से वोट मिला है वो भी। मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि कल्याण सिंह जब भाजपा से में नहीं थे तो भाजपा का पतन हो रहा था। आज अगर कल्याण सिंह मान लीजिए आप हटा दीजिए भाजपा से, बताइए सीटों में इम्पैक्ट होगा नहीं होगा? अनुप्रिया पटेल जी से अलायंस किया है अपना दल, उनकी इतनी अच्छी सीटें आ रही हैं, कांग्रेस से ज़्यादा सीटें उनकी आ रही हैं। आप हटा दीजिए अपना दल, अलायंस ना अब हो मान लीजिए। भारत समाज पार्टी से अलायंस किया है, हटा दीजिए। आप केशव प्रसाद मौर्य जी की जगह किसी ब्राह्मण बनिए को बना दीजिए भाजपा का यूपी का अध्यक्ष। आप और जो स्वामी प्रसाद मौर्य और बहुत सारे आपने जो एमबीसी स्ट्रेटेजी करी है, कर रहे हैं, जो अमिताभ ने कहा कि एक नई राजनीति की शुरुआत हुई जो जाति से ऊपर उठ के। मेरा कहना ये है कि मोदी फैक्टर भी है, बहुत सारी चीजें हैं। मेन फैक्टर, असली कारण जो है भाजपा के यूपी के जीतने का, वो है कि 90s की तरह जो अपर कास्ट और नॉन यादव ओबीसी का कास्ट कॉम्बिनेशन बैठाया गया था वो दोबारा बैठा लिया गया है।